नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे चाइनीज नेवी के बारे में, स्पेशली उसके एयरक्राफ्ट कैरियर को लेकर प्लान्स के बारे में। क्योंकि दोस्तों माना जाता है चाइना ने 5 से 7 एयरक्राफ्ट कैरियर शामिल करने थे अपनी नेवी में, लेकिन अभी उसके अंदर कुछ चेंजेस आ रहे हैं। तो दोस्तों वह क्या होंगे चेंजेस, इसी के बारे में बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों चाइना के एयरक्राफ्ट कैरियर की अगर कोई वैल्यू है तो वो ये है कि इससे वह अपनी पावर और प्रेस्टीज का प्रदर्शन कर सकता है कमजोर देशों के अगेंस्ट। लेकिन जहां तक यूएस नेवी से मुकाबला करने की बात है तो ये उसमें उसकी कोई हेल्प नहीं कर सकते। और चाइना के दिमाग में ये दूसरा थॉट भी आ रहा होगा कि डिफेंस बजट का इतना ज्यादा हिस्सा इन एयरक्राफ्ट कैरियर के अंदर इन्वेस्ट करने से कोई बेनिफिट है भी या नहीं। दोस्तों चाइना की पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवी की हमेशा से एक ही कोशिश रही है कि वह अपनी जो भी एसेट डेवलप करे वो यूएस नेवी के जैसी हो। चाहे उसके एयरक्राफ्ट कैरियर की बात करें तो वह भी चाइना चाहता है कि फ्लैट टैक कैरियर्स हो जैसा कि यूएस के पास है। और इसके अलावा उसने अपने एयरबोर्न अर्ली वार्निंग प्लेन और इलेक्ट्रॉनिक अटैक जेट बनाए हैं, वे भी सेम ही हैं अमेरिका के E-2D हाकाई और EA-18 ग्रोलर्स के जैसे। लेकिन दोस्तों चाइना की इस आदत ने उसे प्रॉब्लम में ही फंसाया है, क्योंकि दोस्तों यूएस नेवी के नए गिराल्ड फोर्ड क्लास सुपर कैरियर की बात करें तो इसके अंदर भी बहुत सी प्रॉब्लम आ रही हैं। जैसे कि दोस्तों कॉस्ट इसका ओवररन हो रहा है जो बजट में दिया गया था। इसके अलावा इसके डेवलपमेंट में भी डिले हो रही है। इसके कैटापुल्ट्स, अरेस्टिंग गियर, रडार्स और वेपन एलिवेटर के अंदर भी बहुत सी टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ रही हैं। और दोस्तों चाइना को इसी तरह की प्रॉब्लम आ रही है। और साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के अंदर भी नवंबर 28 के अंदर यह रिपोर्ट किया गया था कि चाइना अपने 5वें और 6ठे न्यूक्लियर पावर्ड कैरियर को नहीं बनाएगा जब एक बार उसके तीसरे और चौथे स्टीम पावर्ड वेसल्स का निर्माण हो जाएगा। और इसे लॉन्च न करने का कारण है हाई कॉस्ट और टेक्निकल चैलेंज, जैसे कि लास्ट के 2 के अंदर उसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉन्च सिस्टम के अंदर प्रॉब्लम्स आ रही हैं। दोस्तों चाइना का प्लान 6 एयरक्राफ्ट कैरियर शामिल करने का था और उसने जो पहला टाइप 001 लायोनिंग एयरक्राफ्ट कैरियर शामिल किया है ये एक्चुअल में सोवियत यूनियन का एयरक्राफ्ट कैरियर था, जिसे एक यूक्रेन के बास्केटबॉल प्लेयर ने खरीदा था और इसे फ्लोटिंग कैसीनो के रूप में इस्तेमाल किया गया था। बाद में चाइना ने इसे खरीद लिया और रीफिट करके इसे अपनी नेवी में शामिल कर लिया। इसके अंदर स्काई जंप की व्यवस्था है, लेकिन दोस्तों इससे J-15 फाइटर जेट की फ्यूल और वेपन पेलोड कैरी करने की क्षमता कम हो जाती है। और दूसरा चाइना का एयरक्राफ्ट कैरियर जिसे 001A या फिर 002 बोला जाता है, ये उसका होम ग्रोन एयरक्राफ्ट कैरियर था। और चाइना का तीसरा और चौथा एयरक्राफ्ट कैरियर ज्यादा बड़ा होगा, ज्यादा कैपेबल होगा और इसके अंदर दोस्तों कैटापुल्ट इक्विप्ड फ्लाइट डेक होगा और साथ ही इसके ऊपर फुल्ली कॉम्बैट लोडेड जेट फाइटर डिप्लॉय किए जा सकेंगे। और जो चाइना ने फाइनल अपने 5वें और 6ठे एयरक्राफ्ट कैरियर को शामिल करने का फैसला किया था, ये एक्चुअल में यूएस नेवी के कैरियर्स के बराबर हो सकते थे और इनके अंदर न्यूक्लियर प्रोपल्शन का इस्तेमाल किया जाना था पावर के लिए। दोस्तों थोड़ा सा आप समझ लें कैटापुल्ट्स क्या होता है। दोस्तों एक तरह से ये एक डेक होता है एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर, जिसे इस तरह से बनाया जाता है कि इसके नीचे कुछ सिस्टम लगे होते हैं और उन्हें पावर देके ऊपर उठाया जा सकता है, जिससे दोस्तों ये एयरक्राफ्ट को उड़ने में या एयरक्राफ्ट को टेक ऑफ करने में सहायता करता है। और दोस्तों चाइना ने अपने स्टीम कैटापुल्ट्स को लगाने की बजाय सीधा नई जनरेशन के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉन्च सिस्टम यानी जिसे इमाल्स भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म के अंदर, उसे लगाने का फैसला किया, जो केवल यूएस के 2 नए एयरक्राफ्ट कैरियर गिराल्ड फोर्ड क्लास के अंदर ही प्रेजेंट है। और दोस्तों यूएस नेवी ने पहले ही सोच रखा था कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉन्च सिस्टम जिसे इमाल्स कहते हैं ये बहुत ही सस्ते हैं और साथ ही इनसे कॉस्ट भी बचता है और ये स्टीम कैटापुल्ट्स की तुलना में एयरक्राफ्ट के ऑपरेशन को 25% सस्ता कर देते हैं और साथ ही वियर एंड टियर भी इनके अंदर कम होता है। लेकिन दोस्तों एक रिपोर्ट आई कि इन इमाल्स के अंदर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है और इनका फेलियर रेट भी हाई है और इन्हें बहुत ज्यादा लंबा समय चाहिए रिपेयर होने के लिए। और दोस्तों एक रिपोर्ट कहती है कि चाइना को भी ऐसी ही प्रॉब्लम्स आ रही हैं। उसके J-15 फाइटर जेट को जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापुल्ट्स के साथ में इस्तेमाल किया गया तो उससे भी इसी तरह की प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा और अभी भी उसे रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड के हिसाब से टेस्ट पास करने हैं। और दोस्तों चाइना का न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर को नया बनाने का फैसले का कारण एक ये भी है कि अभी उसके पास नेक्स्ट जनरेशन का कैरियर बेस्ड स्टेल्थ फाइटर जेट नहीं है। उसका अभी ये सोचना है कि या तो वह J-31 का इस्तेमाल करे जो कि लाइट है, जबकि या फिर वह J-20 का कोई नेवल वेरिएंट खड़ा करे। और कुछ रिपोर्ट्स का यह भी कहना है कि चाइना के पास वो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी भी नहीं है जो एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए चाहिए होती है। हालांकि उसने न्यूक्लियर पावर्ड
सबमरीन बना ली हैं। और दोस्तों ये भी है कि चाइना का 6 एयरक्राफ्ट कैरियर बनाना, हालांकि यूएस के 11 एयरक्राफ्ट कैरियर के सामने कुछ भी नहीं है और अभी भी उसका प्लान क्लियर नहीं है, लेकिन दोस्तों फिर भी ये एक बैलेंस बना सकते हैं, क्योंकि पास्ट के अंदर वर्ल्ड वार 1 के दौरान भी ऐसे बहुत से एग्जाम्पल देखे गए हैं कि जब एयरक्राफ्ट कैरियर न होने से एक देश का बिल्कुल ही पीछे हो जाना होता था और उसके बहुत से नेवल वेसल्स आगे नहीं जा सकते थे, क्योंकि वे इसका मुकाबला नहीं कर सकते थे और अपने पोर्ट में ही खड़े रहते थे। और दोस्तों अगर चाइना का हाई इंटेंसिव वार होता है यूनाइटेड स्टेट के साथ में, तो दोस्तों तब भी ऐसा पॉसिबल नहीं है कि वह एयरक्राफ्ट कैरियर का इस्तेमाल कर पाएगी पूरी तरह से, लेकिन दोस्तों उसकी सबमरीन और एंटी शिप बॉम्बर और लैंड बेस्ड मिसाइल उसकी फिर भी काफी ज्यादा सहायता कर सकते हैं। और दोस्तों चाइना के ये वेपन सिस्टम अगर और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं तो नेक्स्ट जनरेशन के अंदर यूएस को भी अपने एयरक्राफ्ट कैरियर के अलावा कुछ नए अनमैन्ड सिस्टम डेवलप करने होंगे ताकि वह उनसे अपना बचाव कर सके। और दोस्तों चाइना अपने 2 एयरक्राफ्ट को कम करके भविष्य के लिए ये सोच सकता है कि उसे अब किस तरफ जाना है, एयरक्राफ्ट कैरियर डेवलप करना है या कुछ और सिस्टम डेवलप करने हैं मुकाबले के लिए। धन्यवाद, जय हिंद।